Good afternoon students. Today we start the new topic of cardiovascular system is cardiomyopathy. इसको अच्छे से पढ़ना एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियोमायोपैथी मीन्स डिजीज ऑफ द हार्ट मसल्स, यानी कार्डियोमायोपैथी हार्ट मसल से रिलेटेड डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है. इन कार्डियोमायोपैथी द हार्ट मसल्स बिकम एनलार्ज और अबनॉर्मली थिक और रिजिड. मीन्स इसके अंदर हार्ट की जो मसल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है या फिर थिक हो जाती है या रिजिड हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स डेवलप होती है. जब ये थिक होगी, एनलार्ज होगी या रिजिड होगी तो जो मसल टोन है हार्ट की क्या हो जाएगी, डैमेज होगी, जिसके कारण हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाएगा और पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड है वो रेस्ट ऑफ बॉडी के पास नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स डेवलप होगी इन द अदर ऑर्गन्स. तो ये कंडीशंस है वो हार्ट फेलियर की कंडीशंस को लीड करती है. जैसे कि अपने इससे लास्ट टॉपिक शॉक पढ़ा था, तो कार्डियोमायोपैथी है वो शॉक को भी डेवलप कर सकती है. देन आता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के अंदर इसको मेनली 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, लेकिन इसके अंदर अपन 4 टाइप्स इसके अंदर पढ़ेंगे. तो मेन 3 टाइप्स कौन से होते हैं? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एंड रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. और 4th टाइप है इसके अंदर अरिथमेटिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्फेल्जिया कार्डियोमायोपैथी. तो इसके अंदर अपन फर्स्ट टाइप को बारे में डिस्कस करते हैं. इसके अंदर क्या होता है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी रेफर्स टू ओवरऑल एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट चैम्बर स्पेशली द वेंट्रिकुलर which start in the left ventricle where the heart muscles begin to dilate, stretch and become thinner, or which can leads to the enlargement of inner side of the ventricles. Means dilated cardiomyopathy के अंदर क्या होता है, हार्ट का जो चैम्बर होते हैं वो ओवरऑल एनलार्जमेंट हो जाते हैं और स्पेशली ये कंडीशंस वेंट्रिकल्स के अंदर डेवलप होती है. और सबसे पहले ये स्टार्ट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और फिर धीरे धीरे ये राइट वेंट्रिकल के अंदर भी चली जाती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएगी, हार्ट की मसल्स है स्ट्रेच हो जाएगी और थिन हो जाएगी. और वो कंडीशन के कारण हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाएगा और पंप नहीं होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ब्लड की सप्लाई रेस्ट ऑफ द बॉडी के पास नहीं पहुंच पाएगी. जैसे कि अपन ये डायग्राम देखते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट डायग्राम के अंदर नॉर्मल हार्ट बता रखा है, लेकिन सेकंड डायग्राम के अंदर क्या दिखा रखा है, इसके अंदर जो वेंट्रिकल्स है उसको एनलार्ज बता रखा है. यानी इसके अंदर जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है दोनों डायलेट हो जाते हैं या फिर एनलार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण हार्ट की जो एबिलिटी होती है पंप करने की, ब्लड को बॉडी से बाहर निकालने की एबिलिटी, वो डिक्रीज हो जाती है. जब ये एबिलिटी डिक्रीज होगी तो जिसके कारण क्या होगा, वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन के बाद में भी ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर रुकना स्टार्ट हो जाएगा. और जब ये ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर रुकना स्टार्ट होगा तो वेंट्रिकल आर्टेरियल और पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा. और वो कंडीशंस है वो कंडीशन बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स है वो डेवलप करेगी, यानी कार्डिक आउटपुट को रिड्यूस करेगी, ऑर्गन के पास प्रॉपर्ली ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी और ब्लड का बैकफ्लो ना स्टार्ट होगा और वो रेस्ट ऑफ बॉडी के पास रहना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे इडिमा कंडीशंस डेवलप होगी. तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर ये प्रॉब्लम्स अपीयर होती है. अब अपन लेते हैं सेकेंड टाइप, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या होता है, इट अकर व्हेन द हार्ट मसल्स थिकनेस अबनॉर्मली, यानी इसके अंदर हार्ट की मसल्स की थिकनेस है वो अबनॉर्मली बढ़ जाती है, यानी हार्ट की मसल्स थिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है. इन थिकनिंग जनरली हैपन इन द राइट लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन हार्ट रिमेन मेन पंपिंग चैम्बर, यानी जो हार्ट का जो मेन पंपिंग चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मोस्टली कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होती है. जैसे ये अपन ये देखते हैं इसका जो थर्ड डायग्राम है, इसके अंदर क्या हो रहा है, हार्ट की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा थिक होने के कारण जो वेंट्रिकल्स की साइज़ है, यानी अंदर जो चैम्बर की साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रही है. और वो डिक्रीज़ होने के कारण या फिर वेंट्रिकल के थिक होने के कारण, मसल्स के थिक होने के कारण जो पंपिंग एक्शन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा और आगे की प्रॉब्लम डेवलप होगी. और ये जो कंडीशन है ये 2 टाइप के अंदर डेवलप होती है. अब जब जैसे कि ये है, यदि इसके अंदर ये वेंट्रिकल थिक होंगे तो ये क्या होंगे, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ राइट वेंट्रिकल्स की सेप्टम है वो बल्ज होगी और बल्ज होने के कारण ब्लड के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा. और जो सेकंड टाइप है इसके अंदर किसी टाइप का जो ब्लॉकेज है ब्लड के फ्लो के अंदर वो डेवलप नहीं होगा. तो इसी के अकॉर्डिंग इसके 2 टाइप्स है, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव. यानी ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर सेप्टम थिक होके और आगे की तरफ फूल जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ फूल जाएगी, जिस कारण ब्लड है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा. और सेकंड के अंदर ये फूलेगी नहीं और जिसके कारण ब्लड है उसका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा. तो इसी के अकॉर्डिंग इसके 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है. देन आते हैं इसके थर्ड टाइप के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. इससे ये रेयरली होता है लेकिन कई बार ये कॉमनली भी डेवलप होता है. तो इसके अंदर क्या होगा, इन दिस
कार्डियोमायोपैथी द वेंट्रिकल बिकम स्टिफ एंड रिजिड ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द नॉर्मल हार्ट वसल्स विद अबनॉर्मल टिश्यू सच एज स्कार टिश्यू। यानी ये जो 4 टाइप्स है इसके अंदर क्या हो रहा है, जो वेंट्रिकल की वॉल है वो स्टिफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है। क्यों होती है, यानी जो नॉर्मल वॉल थी वो स्कार टिश्यू के अंदर चेंज हो चुकी है, कोई इंजरी या किसी ऐसी कंडीशन के कारण वो स्कार टिश्यू के अंदर चेंज हो चुकी है, और जिसके कारण ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो ब्लड आउट ऑफ हार्ट नहीं पहुंच पाएगा। तो ये कंडीशन इसके अंदर डेवलप होती है। यानी इसके 3 टाइप है। फर्स्ट वन के अंदर वेंट्रिकल की जो मसल्स है वो एनलार्ज हो जाएगी, पतली हो जाएगी, जिसके कारण वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगी। सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा थिक होने के कारण वो प्रॉपर्ली डायलेट नहीं हो पाएगी। और फोर्थ वन के अंदर क्या थर्ड वन के अंदर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा थिक होने के बहुत ज़्यादा रिजिड होने के कारण, स्कार टिश्यू के अंदर चेंज होने के कारण इसके जो पंपिंग एक्शन है वो कम्प्लीटली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 3 टाइप्स इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देन फोर्थ वन टाइप है जो सेम एज थर्ड वन टाइप है, जिसके अंदर ओनली राइट वेंट्रिकल के अंदर ये कंडीशंस डेवलप होती है, यानी उसके जो मसल्स टिश्यू है वो स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग इसका टाइप को डिवाइड कर रखा है। और ये जब डेवलप होगा तो पर्सनस के रेट और रिदम के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी के अकॉर्डिंग इसको अरिथमेजेनिक राइट वेंट्रिकल डिस्प्लेसिया भी बोल सकते हैं। अब आते हैं इसके कॉजेज़। तो कॉजेज़ के अंदर लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन कंडीशन, हार्ट वॉल प्रॉब्लम, हार्ट टिश्यू डैमेज, यानी कोई भी टिश्यू वगैरह डैमेज हो जाए, हार्ट की वॉल के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, देन रैपिड हार्ट रेट किसी पर्सन्स की हो, रेगुलर हो, लॉन्ग टाइम तक हो, तो भी मसल स्टोन को धीरे धीरे डिक्रीज कर देती है। डायबिटीज़ मेलाइटस है, थायराइड है और प्रेगनेंसी है, इनके अंदर बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, वो हार्मोन हार्ट की मसल्स पे इफेक्ट डालते हैं। देन क्रॉनिक एल्कोहल कंज्यूमशन, तो एल्कोहल कंज्यूम जो पर्सन करते हैं तो उसके अंदर भी ये डैमेज हो जाती है। या फिर कुछ मेडिकेशंस है जैसे कि कोकीन है, ट्राईसाइक्लिन है वगैरह है, तो ये मेडिकेशंस भी यदि लॉन्ग टाइम तक पर्सन ले रहा है तो वो भी हार्ट के चैम्बर को डैमेज करती है, वहाँ की मसल्स को डैमेज करती है। फिर यूज़ ऑफ क्रॉनिक कीमोथेरेपिटिक ड्रग टू ट्रीट द कैंसर, वायरल इन्फेक्शन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी कोई टाइप के कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स कोई पर्सन ले रहा है और लॉन्ग टाइम तक ले रहा है तो उसके कारण भी हार्ट की मसल्स है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर थिकनेस, रिजिडिटी वगैरह डेवलप होकर कार्डियोमायोपैथी की कंडीशंस लीड करती है। तो ये इसके मेन कॉजेज है। देन आते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स जैसे कि अपने बाकी डिजीज़ के अंदर पढ़ा था जिसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है, तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स भी इसके अंदर अपीयर होंगे। जैसे कि फर्स्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आफ्टर एक्सरसाइज एंड इवन एट रेस्ट, पर्सन्स की ब्रीथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन डेवलप होगी। क्यों होगी? क्योंकि कार्डियक आउटपुट रिड्यूस है। देन पेल्पिटेशन, बॉडी के अंदर पेल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस और फेंटिंग, क्योंकि ब्रेन के पास प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। देन चेस्ट पेन, चेस्ट पेन का कारण है कि हार्ट की मसल्स के पास जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करके और पेन कोज करेगा। फटीग, पेशेंट को जल्दी थकान होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के रेस्ट ऑफ द बॉडी के पास ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। टायर्डनेस है, वीकनेस की कंडीशंस है। लेग, एंकल और फिट के अंदर स्वेलिंग होगी, क्योंकि ब्लड है वो पूल होना स्टार्ट हो रहा है इन सब के अंदर, एरियाज़ के अंदर, यानी वहीं पर रुकना स्टार्ट हो रहा है, जिसके कारण इनके अंदर स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स है वो मोस्टली इसके अंदर डेवलप होते हैं। इसके अलावा जैसे कार्डिक मर्मर साउंड अपन को देखने को मिल सकते हैं। पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि लेफ्ट साइड वेंट्रिकुलर फेलियर होगा या फिर लेफ्ट साइड के अंदर ब्लॉकेज होगा तो ब्लड पूल होगा पल्मोनरी एरिया के अंदर, तो उस कारण पल्मोनरी एडिमा होगा। और राइट साइड भी साथ साथ डेवलप होगा तो फिर अपनी पूरी बॉडी के अंदर एडिमा कंडीशंस डेवलप होगी। देन डिसअरिथमिया की कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है। हार्ट फेलियर के साइन अपन को देखने को मिल सकते हैं जो अपने पहले पढ़े थे। तो ये सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे। अब आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर अपन सबसे पहले स्टिक टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट के अंदर कार्डियक मसल्स इसके अंदर डैमेज हो रही है तो उसके कारण जो हार्ट एमआई के अंदर जो मसल्स मार्कर्स अपन को देखने को मिले थे तो वो सेम मसल्स मार्कर अपन इसके अंदर भी देख सकते हैं। देन चेस्ट एक्सरे करवाएंगे जिससे अपन को हार्ट एनलार्जमेंट के बारे में पता चल सकता है। ईसीजी करवाएंगे जिसके अंदर डिसअरिथमिया की कंडीशंस के बारे में पता चलेगा। इकोकार्डियोग्राम भी अपन करा सकते हैं। इकोकार्डियोग्राम से अपन की हार्ट के वॉल के अंदर क्या अबनॉर्मलिटीज़ आ रही है, वो थिक हो रही है कि पतली हो रही है, रिजिड हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो तीनों टाइप्स अपन इसके अंदर देख सकते हैं। देन एंजियोग्राफी है, तो एंजियोग्राफी के अंदर अपन
कोई भी ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है जिस कारण ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो वो अपन इससे थ्रू डिटेक्ट करवा सकते हैं। जैसे रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, उसका कारण हो सकता है इस्चेमिक कंडीशन, यानी ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है और हार्ट के पास ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, तो वहाँ पे नहीं पहुँचेगी तो मायोकार्डियल टिश्यू के अंदर, तो वो मायोपैथी डेवलप करता है। तो उसके थ्रू अपन उस कंडीशन का पता लगा सकते हैं। अब आते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन नॉर्मल मैनेजमेंट के साथ साथ इसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के अंदर जैसे अपन सबसे पहले पेशेंट को डिजॉक्सिन या डिजिटलिस अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। डिजॉक्सिन और डिजिटलिस का फंक्शंस क्या होगा, ये हार्ट रेट वगैरह को इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इसके बाद में अपन इसको पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बीटा एंडोजेनिक ब्लॉकर्स वगैरह। तो ये क्या करते हैं, हार्ट रिड्यूस करते हैं द फोर्स ऑफ द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेंगे। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अपन दे सकते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी इसके अंदर हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। और एससी इनिबिटर्स सेकेंड लास्ट जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स अपन दे सकते हैं, जो इडीमा वगैरह है उसको सॉल्व करने के लिए। एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं, जो भी कोगुलेशन वगैरह हो रहा है उसको रिलीफ करवा सके। तो ये मेडिकेशंस देके अपन इससे पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ करवा सकते हैं। देन अब मसल्स डैमेज है, रिजिड है, तो उसके लिए अपन मोस्टली सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो फर्स्ट है सेप्टल माइक्टोमी। सेप्टल माइक्टोमी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये ओपन हार्ट सर्जरी है जिसके अंदर वो सेप्टम का उस पोर्शन को अपन रिमूव करते हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर रहा है फ्लो ऑफ द ब्लड के अंदर फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द आयोर्टा। जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव पढ़ा था, तो ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर क्या हो रहा है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की सेप्टम में वो बल्ज हो रही है, तो इस सर्जरी से अपन उस बल्जिंग को रिमूव करके और इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा सकते हैं। देन सेकंड वन है सेप्टल एब्लेशन। तो सेप्टल एब्लेशन के अंदर अपन एल्कोहल एब्लेशन एक लिक्विड यूज करते हैं। उस एल्कोहल एब्लेशन से अपन क्या करते हैं, हार्ट की मसल की थिकनेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कोई भी स्मॉल पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल थिकनेस इज डिस्ट्रॉय बाय द इन्फेक्टिंग एल्कोहल, जो एल्कोहल अपन इंजेक्ट कर रहे हैं उस एल्कोहल से। फिर आता है पेस मेकर इम्प्लांटेशन। अब मान लो कोई कंडीशंस के कारण ये कंडीशन सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इम्प्रूव करने के लिए अपन पेस मेकर भी इम्प्लांट कर सकते हैं ताकि हार्ट प्रॉपर्ली पंप कर सके। देन कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर आईसीडी, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टेड डिफिब्रिलेटर अपन दे सकते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, जो डिफिब्रिलेटर है वो अंदर ही अपन इम्प्लांट कर देंगे, जो कि हार्ट की रेट को, हार्ट रिदम रेट को मॉनिटर करता रहेगा। फिर यदि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर है और पूरा हार्ट इसके अंदर डिफेक्टेड है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी लास्ट ऑप्शन के अंदर अपन कर सकते हैं। तो ये सारे सर्जिकल मैनेजमेंट है जिसके थ्रू अपन इस कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं, और मेडिकल मैनेजमेंट से अपन ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ कर सकते हैं। अब आते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर इसकी 3 नर्सिंग डायग्नोसिस अपन बनाएंगे। सबसे पहले क्या था, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होता है तो उससे रिलेटेड बन जाएगी। सेकंड, पर्सन के अंदर हेल्थ स्टेटस से हॉस्पिटल के चेंजेस के अंदर एंजाइटी बना सकते हैं। फटीग की कंडीशंस होती है क्योंकि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, वीकनेस है उसके कारण। तो ये 3 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे और इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन अपन एक्टिविटी इंटॉलरेंस से रिलेटेड बना सकते हैं, क्योंकि बॉडी के पास प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती तो एक्टिविटी नहीं कर पाता पेशेंट, तो उससे रिलेटेड भी बना सकते हैं। तो ये सारे क्या है, इंटरवेंशन है। देन लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू भी अपन इस डिजीज़ को होने से पहले रोक सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, वेट लॉस वगैरह है, जो डाइट वगैरह है उसके अंदर चेंजेस, साल्ट डाइट है उसके अंदर चेंजेस अपन कर सकते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करके, एल्कोहल का यूज़ को अपन अवॉइड करवा के, अच्छे से सो के, स्लीप एंड रेस्ट से, स्ट्रेस वगैरह को रिड्यूस करके अपन इस डिजीज़ को होने से पहले भी रोक सकते हैं। तो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस से अपन प्रिवेंशन प्रॉपर्ली कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू। यदि किसी भी टाइप का डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।